आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th SST की हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है पहले खुद से इन्हें सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और हर क्वेश्चंस के बगल में जो आंसर दिया हुआ है आप इसे सॉल्व करने के बाद ही मिलाइएगा। आइए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम फुल फ्लैग्ड टेरिटोरियल स्टेट इन यूरोप इन द ईयर 1789। अर्थात 1789 के आसपास में यूरोप का कौन सा ऐसा कंट्री था जो लगभग सबसे शक्तिशाली था और अपने आसपास के सारे क्षेत्रों पे उसका कब्जा था। पहला ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर फ्रांस होगा। नेपोलियन के शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा इनका विस्तार हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस इन यूरोप। यूरोप में सबसे पहली बार नेशनलिज्म की भावना या नेशनलिज्म से संबंधित जो है इस तरह का भावना या एक्सप्रेशन कब नोटिस किया गया था। तो 1789 ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि सबसे पहले यूरोप में फ्रांस में ही नेशनलिज्म की भावना भड़की थी। उसके बाद ही सारे यूरोप में यह चिंगारी फैली थी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, विच वन लैंग्वेज अमॉन्ग द फॉलोइंग रिटन एंड स्पोकन इन पेरिस एंड फर्दर एक्सेप्टेड एज ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ दैट नेशन। कौन सा ऐसा भाषा था जो कि पेरिस में जो लिखने का माध्यम था, कहने का मतलब सारे ऑफिशियल्स लैंग्वेज में उस भाषा का यूज किया जाता था और बाद में उसे कंट्री का कॉमन लैंग्वेज घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन है इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच। तो अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज है जो कि एरिस्टोक्रेसी द्वारा पढ़ा जाता था, डिप्लोमेसी में यूज किया जाता था। एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास वाला टॉपिक में है इसका आंसर, तो फ्रेंच लैंग्वेज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसके अगले स्लाइड में नीचे के जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप। यूरोप में 18th सेंचुरी के आसपास में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते थे। ऑप्शन है पहला ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा है पीजेंट्री, तीसरा है क्राफ्टमैन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो 70% से ज़्यादा लोग जो थे 18th सेंचुरी के आसपास में यूरोप में किसान थे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, पीजेंट्री। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ द पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग प्रिविलेज इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप। तो जो भी लैंड का पैटर्न था या जो लोग लैंड रखे हुए थे, तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में उनका क्या मेन फीचर्स था, या मतलब क्या क्वालिटी था। पहला ऑप्शन है टेंटेड्स, दूसरा है वास्ट स्टेट्स, तीसरा है स्मॉल ओनर्स, चौथा है लैंड लॉर्ड्स। तो इसका होगा वास्ट स्टेट्स, जो कि आपको आंसर होगा बी नंबर, वास्ट स्टेट्स, जो कि आपको द मिडिल क्लास एंड द ऑटोक्रेसी वाले टॉपिक में दिया गया है कि ऑटोक्रेसी वालों का जो है स्टेट संपत्ति जो है चारों तरफ कंट्री साइड से लेकर टाउन्स में हर जगह जो है उनके फैले हुए थे। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड के तरफ, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है और राइट साइड में क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, विच न्यूली डिजाइन्ड फ्लैग वाज चूजन टू रिप्लेस द नॉर्मल फ्लैग रॉयल स्टैंडर्ड इन द फ्रांस। फ्रांस में रिवॉल्यूशंस के दौरान जो फ्लैग जो बनाए गए थे, जो कि राजा के फ्लैग को चेंज करके उस फ्लैग को अपनाना था, किस टाइप के थे। पहला ऑप्शन है यूनियन जैक, दूसरा है ट्राई कलर, तीसरा है वाइट सेल्टायर, चौथा है रेड क्रॉस। तो हमने पढ़ा है दूसरा ऑप्शन होगा ट्राई कलर, तीसरे 3 रंग का बना हुआ था फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स मेड द होल सिस्टम इन द फ्रांस मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। फ्रांस के लोग किस तरह के
जो सुधार जो चाहते थे। तो पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव, शासन व्यवस्था में, दूसरा है सोशल, तीसरा है इकोनॉमिकल, चौथा है पॉलिटिकल। ऐसे एक तरह से देखा जाए और यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में होता तो ये चारों ऑप्शंस इसके आंसर में आ सकते थे। चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे क्लोज वन देना है, तो सबसे सूटेबल इसका आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, समाज सुधार, शासन व्यवस्था में वो लोग सुधार चाहते थे ताकि जिससे क्या हो, लोगों को परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फ्रांस में डेमोक्रेसी को किसने ख़त्म किया। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि फ्रांस में नेपोलियन की सरकार आने के बाद इसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था और उसके बाद से नेपोलियन कोड ऑफ सिविल कोड लाया था जो कि 1804 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स, विच रीजन इज रूल्ड ओवर बाय द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उनका शासन काल जो था कहाँ तक फैला हुआ था। तो एनसीईआरटी बुक्स में आप देखे होंगे ऑस्ट्रिया से हंगरी तक। अब दूसरे स्लाइड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक से शुरू करते हैं, 10 तक हमने पहले स्लाइड में कंप्लीट किया था। लिबरल नेशनलिस्ट मेनली बिलोंग टू विच क्लास। तो जो लिबरल लोग जो थे, वैसे लोग जो लिबरल भावना से ओतप्रोत थे, प्रभावित थे, वो किस क्लास से बिलोंग करते थे। वर्किंग क्लास है, इलाइट क्लास है, एजुकेटेड मिडिल क्लास है और आर्टिस्ट थे। तो इसका आंसर होगा एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो कि आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था उसके बाद जो मिडिल क्लास जो इमर्ज हुई थी वही एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट से काफ़ी बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट ऑन हीवेल टुक प्लेस इन जुलाई 1830। जुलाई 1830 में फिर से जो है उथल पथल कहाँ मचा। तो हम जानते हैं पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा ग्रीस। तो इसका आंसर फ्रांस है। फ्रांस क्यों होगा, तो आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में या फिर और भी जो साइड बुक्स हैं उनमें कि जब ट्रीटी ऑफ वियना होती है तो नेपोलियन को शासन से हटाकर फिर से जो है मोनार्ची डायनेस्टी को बैठाया जाता है, रीस्टोर किया जाता है। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी आती है जिसके खिलाफ 1830 में फिर से मिडिल क्लास के लोगों ने और रेवोल्यूशनरी लोगों ने मिलकर उथल पुथल किया था। उसके बाद बर्बन डायनेस्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। किसी ने यह कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में खांसी आ जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन मेजनी है, दूसरा मेटरनिच है, तीसरा लुई फिलिप है, चौथा जॉन गॉटफ्रायड है। तो इसका आंसर तो क्लियर दिख रहा है तो स्टूडेंट्स, ड्यूक मेटरनिच होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। और ड्यूक मेटरनिच ही है जो आप ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना का होस्ट किया हुआ था और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और इसी ने ड्यूक मेटरनिच ने ही मेजनी के बारे में बोला था कि हमारे सोसाइटी के लिए सबसे डेंजर इंसान कोई है तो मेजनी है। तो मेटरनिच के बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, विच कंट्री हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। 15th सेंचुरी से कौन सा कैसा कंट्री है जो कि ऑटोमन एम्पायर के शासन काल में था। फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, ग्रीस है। तो इसका ऑप्शन क्लियर है स्टूडेंट, ग्रीस होगा, क्योंकि ग्रीस इंडिपेंडेंट ऑफ वार में आपने पढ़ा होगा कि 15th सेंचुरी लगातार 300 साल से ग्रीस के ऊपर जो है ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, जिसको बाद में इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद, जो कि 1830 में जो है जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था। अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 हम देख चुके हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 क्वेश्चन नंबर 8, विच लैंग्वेज वाज स्पोकन फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप। 18th सेंचुरी में यूरोप में डिप्लोमेसी के लिए किस लैंग्वेज का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता था। तो जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर
ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था जो कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था सबसे ज़्यादा पेरिस में, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेम वही क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, फ्रेंच होगा, जिसको अरिस्टोक्रेसी द्वारा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था। अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम देख चुके हैं। 13 से देखते हैं, 13 भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच कंट्री हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन इन 15th सेंचुरी, से कौन थे, ग्रीस था। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, किस कंट्री ने अपने लैंग्वेज को सबसे बड़ा हथियार बनाया आज़ादी की लड़ाई में, तो इसका आंसर होगा पोलैंड। तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे ख़त्म होते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। अब जो है, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अगले चैप्टर में जो 1 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम डील करेंगे, फिर उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस 3 नंबर वाले आते हैं उसको भी उसके अगले वीडियो में हम लोग डील करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।